सीखेंगे ज़रूर। पर जैसा कि आपको पता है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस चल रहा है और जिसके हम पेपर फर्स्ट बाल्य अवस्था और विकास की यूनिट सेकंड कर रहे हैं। आज हम उसी यूनिट सेकंड के क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पूरे यूट्यूब पर पूरे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस को फ्री करवाने वाला चैनल है। तो अब बिना समय गवाए हुए अपने आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो यूनिट सेकंड का पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इम्पोर्टेंट है। खेल का अर्थ समझाइए, खेल की विशेषताएं लिखिए, वह इसके प्रकार समझाइए। ठीक है, सवाल है आपका, खेल का अर्थ समझाइए, खेल की विशेषताएं लिखिए, वह इसके प्रकार समझाइए। तो देखो, सबसे पहले है खेल की डेफिनेशन। खेल वह क्रिया है जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। यानी खेल वह प्रक्रिया है जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। उसके बाद है अगला जो आपका इसमें आएगा, पूछेगा खेल की विशेषताएं क्या हैं। देखो, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं खेल की विशेषताएं। खेलों को बालकों की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल सही बात है। खेल शारीरिक या मानसिक क्रिया है, यानी खेल खेलते हैं जब हम, हमारे शरीर वगैरह भी काम करते हैं, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम दिमाग से खेलते हैं, इसलिए बोला जाता है खेल शारीरिक या मानसिक क्रिया है। खेल बच्चों में स्फूर्ति व चंचलता पैदा करते हैं, बिल्कुल बात सही है। खेलने से बच्चों में ताजगी आती है और साथ में खेलने से बच्चे चंचल होते हैं, बाहर के वातावरण को जानते हैं, और इसके अलावा क्या है कि उनमें जीतने की क्षमता बढ़ती है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्षमता बढ़ती है, जिससे वो स्फूर्त यानी ताजगी का महसूस करते हैं। खेल बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, बिल्कुल सही बात है कि खेल खेलने से उनमें जीतने की लालसा बढ़ती है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। खेल से बालक में संतुष्टि का संचार होता है। अगर कोई बालक खेल खेल रहा है और वो उस खेल को जीत लेता है या खेल में बहुत अपनी तरफ से मेहनत करता है, तो बच्चा मेहनत करना सीखता है। यानी खेल केवल एक खेल ही नहीं है, बल्कि उस खेल में जीतने से बच्चे को संतुष्टि भी होती है कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो जैसे हमने खेल को जीता है वैसे ही हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। खेल का मुख्य लक्ष्य आनंद व स्वतंत्रता की प्राप्ति है। यानी खेल कभी कोई भी व्यक्ति जब खेलता है, जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र होता है और उस खेल में अपना पूरा समर्पण देता है। बच्चे खेल के अंतिम परिणाम पर कोई भी विचार नहीं करते हैं। तो ये कुछ खेल की विशेषताएं थी। उसके बाद देखो, खेल स्वतंत्र होते हैं, वास्तव में ये एक स्वतंत्रता है। अगला है खेल साधारण जीवन से भिन्न होते हैं, यानी ये एक्चुअली में हम किसी भी चीज़ के एक साधारण जीवन से बिल्कुल भी अलग होते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, उसके बाद है खेल के प्रकार। तो सबसे पहले है, पहला पॉइंट जो है वो है साथियों की संख्या के आधार पर। याद कर लेना ये खेल के प्रकार। सबसे ए पॉइंट है समांतर खेल। समांतर खेल वो खेल होते हैं जो बच्चे अकेले खेलते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चे खुद खिलौनों से, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते रहते हैं, घर बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, खिलौनों या गुड़ियों के साथ खेलते हैं, तो उन खेलों को क्या बोला जाता है? समांतर खेल। सहचारी खेल, दो बच्चे जो गेल साथ में खेलते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं? सहचारी खेल खेलते हैं। सामूहिक खेल, सामूहिक खेल में क्या होता है? कई बच्चे साथ खेलते हैं, यानी 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो वो खेल कौन सा कहलाता है? सामूहिक खेल। उसके बाद है शारीरिक मानसिक क्रिया के आधार पर। देखो, खेलों को हमने शारीरिक और मानसिक क्रिया के आधार पर भी बांटा हुआ है। शारीरिक खेल जैसे क्रिकेट वगैरह हो जाते हैं, जिसमें हाथ पैर की वर्जिश होती है, दौड़ना सीखते हैं और वो सब चीज़ें आती हैं। और मानसिक खेल जिसमें हम क्या करते हैं? बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सभी गेमों में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मानसिक खेल हम उसको रख सकते हैं जिसमें हम दिमाग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर का कोई भी पार्ट ज़्यादा मूविंग में नहीं होता, यानी स्टेबल रहता है। शतरंज और कहानी सुनना। स्थान के आधार पर देखो, अगर हम घर के अंदर खेल रहे हैं तो भी हम खेलते हैं, जैसे ताश, कैरम, लूडो। और उसके अलावा घर के बाहर जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये अगर गेम भी हम खेलते हैं तो हम क्या कहेंगे? उसे घर के बाहर खेल। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानात्मक सीखने या अधिगम का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ज्ञानात्मक सीखने कही कि तो हम इसको संज्ञानात्मक सीखने या अधिगम का क्या अर्थ है? ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। तो देखो, सबसे पहले ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ क्या है? बालकों के समझने की शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति तथा बुद्धि का विकास होना ही क्या होता है? ज्ञानात्मक सीखने।
यानी ज्ञानात्मक सीखने का मतलब होता है एक्चुअली में ज्ञानात्मक, यानी ज्ञान को सीखना, यानी ज्ञान को अर्जित करना, जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी इसकी जो चीज़ को समझने की शक्ति बढ़ती है, उनकी स्मृति यानी याद करने की क्षमता बढ़ती है, उनकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उनको तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, और बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है परिपक्वता, जिसे अपने बोलते हैं मैच्योरिटी। बालक की एज के अनुसार उसमें परिपक्वता आती है, जिससे उसे ज्ञान अर्जित करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि मान लो अगर आप छोटी क्लास के बच्चे को सीधे ही टेबल सिखाने लग जाओ, 1 साल के बच्चे को सीधा ही 5 महीने के बच्चे को आप टेबल सिखाने सीख जाओ, तो वो नहीं सीखेगा। पहले वो बच्चा रंग को पहचानता है, यानी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो मैच्योर होता है, और मैच्योर होने से क्या होता है, उसमें ज्ञान अर्जित करने की बुद्धि का विकास होता है। उसके बाद होते हैं सीखने के अवसर। सीखने के अवसर भी क्या होते हैं, बच्चे के ज्ञानात्मक या अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर आप बच्चे को कम से कम सीखने के अवसर प्रदान करोगे तो उसमें अपनी बुद्धि को विकसित करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है बच्चे के सामने उसकी एज के अनुसार अलग अलग तार्किक समस्या, जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चों को हम खिलौने वगैरह ला के देते हैं जिससे वो उससे रंग को पहचानना सीखता है। ठीक है। और जैसे हम पजल वगैरह ला के देते हैं, इसके अलावा हम कोई जानवर ला के देते हैं तो वो जानवरों के नाम जानता है। तो ये सारे के सारे क्या सीखने के अवसर। तो ठीक है, या कोई और चीज़ पर हम चढ़ने के लिए उसको प्रयास कर रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब हम उसे जितने ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे उसकी बुद्धि का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण का मतलब होता है जैसे बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, या बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ का पर्यावरण कैसा है। आजकल आपने देखा होगा स्कूलों में भी बहुत सारे झूले खिलौने प्रोवाइड किए जाते हैं और इस तरीके से पढ़ाई को करवाया जा रहा है जिससे पढ़ाई के अंदर बच्चे का विकास जो है वो बढ़ रहा है। तो पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे ऐसी समस्याओं को हल करने का अभ्यास हो जो सूझबूझ और साहस से हो। अगला है ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ का मतलब होता है जिनसे वो ज्ञान अंतरित करता है। हर बच्चे की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, और सभी की ज्ञानेंद्रियाँ अलग अलग होती है। तो याद रखना, ज्ञान अर्जित करने के लिए ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है, जैसे ज्ञान अर्जित के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको सुनाई भी सही से पढ़ना चाहिए, उसको दिखाई भी सही से पढ़ना चाहिए, वो लिखने में भी सक्षम हो, वो समझने में भी सक्षम हो, वो मानसिक तौर पे भी सही हो, यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से किसी प्रकार में दिक्कत है तो बच्चे के बौद्धिक विकास पर इसका असर पड़ता है। जैसे यदि किसी बच्चे को कम सुनाई पड़ता है तो सुनने से संबंधित विकास जो विकसित प्रत्यय है वो दोषपूर्ण होगा। जैसे कोई टीचर उसको कुछ बता रहा है लेकिन अगर उसको सुनाई कम देता है तो वो कम सुनाई होने की वजह से भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा और उसको ज्ञान अर्जित करने में क्या होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बौद्धिक क्षमताएं, बुद्धि, तर्क, चिंतन, स्मृति विकास सही से हो। अगर बच्चे का बौद्धिक तर्क भी सही होता है तो उसको सीखने की क्षमता उसकी बढ़ती है। उसके अलावा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब होता है अगर उसके माँ बाप मंदबुद्धि हैं या कमज़ोर हैं और बच्चा भी होता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे में भी उसका विकास कम होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उसके वंशानुक्रम यानी उसके माँ बाप के ऊपर अध्ययन करके देखना चाहिए कि बच्चे में कितनी क्षमता है और उसमें क्या कमी है। उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर, और अगर वो कमी ऐसी है जिसे हम दूर नहीं कर सकते हैं तो हमें उस बच्चे को उन कमियों के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए हमें उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या को सामना ना करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपके लिए और मज़ेदार वीडियोस लाऊं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं लेटेस्ट अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होए। जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभमय हो।